हमने अब तक ये देखा कि कैसे रिपीटर्स से पावर इफेक्ट होती है। यहाँ मैं एक गलती कर गया था, क्योंकि अगर सिग्नल कम हो रहा है या सिग्नल अटेनुएट हो रहा है तो नॉइज़ भी अटेनुएट होगी। तो वो जो हमने पावर ट्रांसमिट की है वो 4 kTB है और P2 ये है। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसे ज़रा दोबारा लिखता हूं तो ये ठीक हो जाएगा। तो P4 P0, हाँ, ऐसे ही ये जो है N1 kTB, N1 प्राइम 4 kTB, N2 kTB प्लस kTB equals 2 kTB, N2 2 kTB और N2 प्राइम 8 kTB, N3 equals 3 kTB, N3 prime equals 12 kTB, N4 4 kTB, या ऐसे मैं लिख सकता हूँ NL equals L kTB। या Lth रिपीटर के इनपुट पर जो नॉइज़ होगी, मतलब कि Lth रिपीटर के इनपुट पर नॉइज़ होगी L kTB और फाइनल नॉइज़ होगी GL kTB। फाइनल नॉइज़ होगी GL kTB और फाइनल सिग्नल पावर P0। तो जो SNR है रिपीटर्स के साथ होगी P0 डिवाइडेड बाई GL kTB। अगर सिग्नल पावर P0 SNR, ये मैं कैपिटल L कर सकता हूँ L रिपीटर्स के लिए। L रिपीटर्स के लिए जो फाइनल SNR होगी वो होगी GL kTB, P0 डिवाइडेड बाई GL kTB, जहां GL G एक रिपीटर का गेन है, जहां G एक रिपीटर का गेन है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि रिपीटर्स के साथ जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो वो है P0 डिवाइडेड बाई GL kTB। G 4 है, L भी 4 है, तो GL हुआ 16। GL हुआ 16 और SNR हुई P0 डिवाइडेड बाई 16। SNR हुई P0 डिवाइडेड बाई 16 kTB। बिना रिपीटर्स के SNR हुई P0 बाई 100 kTB, P0 बाई 100 kTB। तो यहाँ जो पहली चीज़ आप देख सकते हैं, रिपीटर्स लगाने पर SNR 1/L से घटती है। रिपीटर लगाने पर SNR 1/L से घटती है, जबकि
रिपीटर ना लगाने पर SNR डिस्टेंस का फंक्शन होती है, जिसे कि जो कि वायरलेस केस में L की पावर -2 हो सकता है, या लीनियर केस में वो एक्सपोनेंशियल जैसा हम कुछ मानते हैं। तो रिपीटर्स लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिपीटर लगाने से हम SNR ज़्यादा रख सकते, रिसीव्ड SNR ज़्यादा रख सकते हैं। रिपीटर लगाने से हम रिसीव्ड SNR ज़्यादा रख सकते हैं। तो रिपीटर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम रिसीव्ड SNR ज़्यादा रख सकते हैं, पर रिपीटर लगाना उतना आसान नहीं है जितना कि हम कह रहे हैं। रिपीटर लगाने में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। रिपीटर लगाने की सबसे बड़ी तो अब सवाल ये है कि रिपीटर लगाने में क्या प्रॉब्लम है। सवाल है कि रिपीटर लगाने में क्या प्रॉब्लम आती है अगर इतना आसान है तो। जवाब आसान है। रिपीटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें रिपीटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट होती है, और इस रैंडम मूवमेंट के कारण नॉइज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट होती है, और इस रैंडम मूवमेंट के कारण नॉइज जनरेट होती है। तो एक रिपीटर ना सिर्फ आने वाली नॉइज को एम्पलीफाई एक रिपीटर ना सिर्फ आने वाली नॉइज को एम्पलीफाई करता है बल्कि अपनी नॉइज भी ऐड करता है। एक रिपीटर ना सिर्फ आने वाली नॉइज को एम्पलीफाई करता है बल्कि अपनी नॉइज भी ऐड करता है। तो क्योंकि एक रिपीटर अपनी नॉइज ऐड करता है, तो अगर इसे रिपीटर की इंटरनल नॉइज कहा, इसे रिपीटर की इंटरनल नॉइज कहा जाता है। एक रिपीटर ना सिर्फ नॉइज को एम्पलीफाई करता है बल्कि उसमें अपनी नॉइज भी ऐड करता है, और इसे रिपीटर की इंटरनल नॉइज कहा जाता है। तो अगर किसी रिपीटर के इनपुट पर नॉइज पावर KTB है, अगर किसी रिपीटर के इनपुट पर नॉइज पावर KTB है, तब रिपीटर के
आउटपुट पर तब रिपीटर के आउटपुट पर नॉइस पावर होगी, उसे हम लिखेंगे पी आउट इक्वल्स जी के टी बी प्लस पी इंटरनल, और पी इंटरनल को मैं लिख सकता हूं के टी इक्विवेलेंट बी। यहां टी इक्विवेलेंट रिपीटर या एम्पलीफायर का नॉइज टेम्परेचर यहाँ टी इक्विवेलेंट रिपीटर या एम्पलीफायर का नॉइज टेम्परेचर कहलाता है, और बी उस सिस्टम की बैंडविड्थ है या रिपीटर बैंडविड्थ। बी उस सिस्टम की रिपीटर बैंडविड्थ है। तो जो नॉइस पावर है आउटपुट रिपीटर के आउटपुट पर वो होगी के टी बी जी प्लस, इसे मैं यहाँ जी भी लिख देता हूँ, के टी बी इक्विवेलेंट जी, या ये होगी के जी बी टाइम्स टी प्लस टी इक्विवेलेंट, या पी आउट होगा के जी बी के टी जी के टी बी टाइम्स 1 प्लस टी बाई टी इक्विवेलेंट, सॉरी टी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई टी। यहां अब ये होगी G टाइम्स P इन 1 प्लस G टाइम्स P इन T इक्विवेलेंट बाई T। ये मतलब कि अब टेम्परेचर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब कि T इक्विवेलेंट बाई T नॉन नेगेटिव होगा। तो इसे मैं लिखता हूं, इस चीज को मैं डिफाइन करता हूं, F इक्वल्स 1 प्लस T इक्विवेलेंट बाई T। इसे फायर की इसे एम्पलीफायर या रिपीटर की नॉइस फिगर कहा जाता है। तो मैं दोबारा लिखता हूं, टी इक्विवेलेंट बाई टी, इसे रिपीटर की नॉइस फिगर कहते हैं। और ये रिपीटर की इंटरनल नॉइस का एक मेजर यानी कि माप, या ये रिपीटर के इंटरनल नॉइस का एक मेजर माप या परिमाण है। ये रिपीटर के इंटरनल नॉइस का एक माप या परिणाम या मेजर, आप जो भी कह सकते हैं। ये एक रिसीवर की नॉइस फिगर हमें ये बताती है कि वो रिसीवर किसी भी इनपुट सिग्नल में अपनी कितनी नॉइस ऐड करता है। तो
किसी रिसीवर की नॉइस फिगर जितनी बड़ी होगी उसका इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, उसकी पी इंटरनल, उसकी इंटरनल नॉइज़ उतनी ज़्यादा होगी, वो इनपुट सिग्नल में उतनी ज़्यादा नॉइज़ ऐड करेगा। जिस रिसीवर की नॉइस फिगर जितनी कम होगी वो इनपुट सिग्नल में उतनी कम नॉइज़ ऐड करेगा। तो ये रिपीटर की इंटरनल नॉइज़ का एक मेजर है। और अब तो इसका अंग्रेज़ी है नॉइज़ फिगर, इसे मैं अंग्रेज़ी में या इसे मैं ठीक से लिखता हूँ, noise figure is the ratio of the actual output noise power to the noise power in the absence of any नॉइज़ फिगर रेशियो है जो असल में आउटपुट नॉइज़ है उसका, और बिना किसी एडिशनल प्रेडिक्टेड नॉइज़, बिना एम्पलीफायर जनरेटेड नॉइज़ के, तो ये नॉइज़ फिगर है। तो अब अगर मेरे पास एक सिग्नल है ST जिसमें नॉइज़ WT ऐड होती है और उसके बाद वो एक एम्पलीफायर जिसका गेन G है से पास है, वो एक एम्पलीफायर जिसका गेन G है से पास होता है, तब एम्पलीफायर का आउटपुट होगा आउटपुट VT होगा VT इक्वल्स √G ST प्लस √, क्योंकि पावर गेन G है तो एम्पलीट्यूड गेन √G होगा, ये ध्यान रखिए, WT प्लस VT, जहां VT इंटरनल, जहां VT इंटरनल नॉइज़ है। तो ये एम्पलीफायर का गेन होगा, या ये उस एम्पलीफायर के लिए है। तो एम्पलीफायर के इनपुट पर SNR होगी अगर ST की पावर PS है, WT की पावर PW है और VT की पावर PV है, सिग्नल पावर। अगर ST की पावर PS है, WT की पावर PW है, VT की पावर PV है, अगर ऐसा है तो रिपीटर होगी PS बाई PW, रिपीटर के आउटपुट पर SNR होगी GPS डिवाइडेड बाई GPW प्लस PV इक्वल्स, अगर मैं इसे गामा N बोल दूं और ये गामा आउट है, तब ये होगा PS बाई PW 1/,
प्लस PV बाई इक्वल्स गामा इन 1/1 प्लस TE बाई T इक्वल्स गामा इन डिवाइडेड बाई F। तो जो किसी भी एम्पलीफायर के इनपुट पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगी या किसी भी एम्पलीफायर के आउटपुट पर, या सीधी भाषा में अगर किसी एम्पलीफायर के इनपुट पर SNR गामा आई है और उस एम्पलीफायर की नॉइज़ फिगर F है, तब उस एम्पलीफायर के आउटपुट पर होगी गामा आउट इक्वल्स गामा इन डिवाइडेड बाई F। और अब अगर हमारे पास बहुत से रिपीटर्स या एम्पलीफायर्स सीरीज में लगे हुए हैं, हमारे पास बहुत से एम्पलीफायर्स अगर सीरीज में लगे हों, या हमारे पास एम्पलीफायर्स का एक कैस्केड है, या हमारे पास एम्पलीफायर्स का एक कैस्केड है, तब अगर हमारे पास एम्पलीफायर्स का एक कैस्केड है, तब जो उस पूरे, मान लीजिए एम्पलीफायर्स ऐसे लगे हैं, ये G1 है, एम्पलीफायर 1, मेरे पास एक एम्पलीफायर है G1 और जिसका नॉइज़ फिगर है F1, एक दूसरा एम्पलीफायर है G2 जिसका नॉइज़ फिगर है F2, तीसरा एम्पलीफायर है G3 जिसका नॉइज़ फिगर है F3 और सो ऑन F3। तब मुझे ये तो पता है, हमने एनालॉग सर्किट्स में ये किया है कि इस कैस्केड का टोटल गेन होगा, इस कैस्केड का टोटल गेन होगा G इक्वल्स G1 G2 Gn और टोटल नॉइज़ फिगर होगा F इक्वल्स F1 प्लस F2 माइनस 1 बाई G1 प्लस F3 माइनस 1 बाई G1 G2 प्लस सो ऑन। तो ये उस डेफिनेशन से आया है कि एक रेशो या नॉइज़ फिगर रेशो है एम्पलीफायर की एक्चुअल आउटपुट नॉइज़ की और या एम्पलीफायर की एक्चुअल नॉइज़ की और उस नॉइज़ की जो कि एम्पलीफायर से जनरेट होती है बिना किसी इंटरनल नॉइज़ के। तो ये कैस्केड में लगे या सीरीज़ में लगे एम्पलीफायर्स के लिए गेन और नॉइज़ फिगर का एक्सप्रेशन है। आप चाहें तो इसे डिराइव कर सकते हैं, हालांकि इसकी डेरिवेशन कुछ ऐसी नहीं है कि जिसे हम
अलग से करना चाहेंगे, पर आप ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर आप नॉइज़ दे रहे हैं, उसका आउटपुट आपको यहाँ G1, अगर मैं P इन दूँ, मान लीजिए P इन नॉइज़ पावर है, अगर P इन नॉइज़, अगर P इन नॉइज़ पावर है तो P इन G1 P इन प्लस P1, P1 पहले एम्पलीफायर की नॉइज़ होगी, G1 G2 P इन प्लस G2 P1 प्लस P2। तो अगर इस कॉम्बिनेशन का आप नॉइज़ फिगर देखने की कोशिश करेंगे तो वो होगा, तो मैं इंडक्शन से एक तरह से प्रूव कर सकता हूँ कि ये होगा G1 G2 P इन, ये डिनोमिनेटर में आएगा, और G1 G2 G1 G2 G1 G2 P इन प्लस G2 P1 प्लस P2। तो यहाँ पर आप इसे G1 G2 P इन से डिवाइड कर कर और ये देख सकते हैं कि ये आएगा 1 प्लस G2 P1 डिवाइडेड बाई G2 कैंसिल हो जाएगा, P1 बाई G1 P1 प्लस P1, हाँ G2 प्लस P2 प्लस P2 बाई G2 G1 P इन। तो अगर मैं इसमें नॉइज़ फिगर्स को बैक सब्स्टिट्यूट करूं तो इंडक्शन से आप चाहें तो इसे प्रूव कर सकते हैं, हालांकि ये प्रूफ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और आप अपने आप भी ये प्रूफ देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी दो बातें पूरी हुई, या इस पॉइंट पर हमारे इस कोर्स के दो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स पूरे हुए, या तीन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स पूरे हुए। यहाँ पर हम इस कोर्स के तीन हिस्से पूरे करते हैं। एक, हमने नॉइज़ की डिस्कशन पूरी कर ली है, हम नॉइज़ के बारे में इतनी ही बात करेंगे। दो, हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात कर ली है, और तीन, हमने इस कोर्स का एनालॉग कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट था हमने इस कोर्स का एनालॉग कम्युनिकेशन वाला पार्ट पूरा कर लिया है। तो हमने इस कोर्स में क्या किया है, हमने मॉड्यूलेशन पूरी की है, हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन पूरी कर लिया, हमने नॉइज़ की बात पूरी कर ली है, नॉइज़ का एनालॉग मॉड्यूलेशन पर क्या असर पड़ता है वो पूरा कर लिया है, और हमने एनालॉग कम्युनिकेशन पूरा कर लिया है। अब क्योंकि इस कोर्स का टाइटल है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, अब इस कोर्स का टाइटल है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, आप चाहें तो कह सकते हैं कि एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पार्ट 1, और जितनी मेरी समझ है अब तक करीब 7 हफ्ते का कोर्स पूरा हो गया है, या अब तक हमने करीब 7 हफ्ते का कंटेंट बना दिया है, जो कि करीब 20 घंटे का कंटेंट बना दिया है। तो उसमें इन 20 घंटों में हमने एनालॉग कम्युनिकेशन पूरा कर दिया है, कि हमने एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में हमें जो जो चाहिए था वो सब हमने रैंडम प्रोसेसेस से लेकर और सिग्नल सिस्टम्स से लेकर वो सब हमने इन 7 हफ्ते या इन 20 घंटों में पूरा, या 7 हफ्ते कहना बेहतर है क्योंकि ये कोर्सेज वीक वाइज फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। तो इन 7 हफ्तों के कंटेंट में हमने एनालॉग कम्युनिकेशन को पूरा कर दिया है, या 7 वीक्स एनालॉग कम्युनिकेशन। अब बाकी बचे 5 वीक्स, 5 वीक्स कहना गलत होगा, बाकी बचे 17 वीक्स, क्योंकि ये 2 पार्ट का कोर्स है। तो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन 1 और
एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन 2। तो अब पार्ट 1 के बाकी बचे 5 वीक्स में हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, पार्ट 2 के पूरे 12 वीक्स में हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो इसके साथ ही एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का एनालॉग कम्युनिकेशन खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। थैंक यू।